Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो नंबर 19 है, भारत का भूगोल। जो क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसका ये वीडियो नंबर 19। इसके पहले वीडियो नंबर 18 हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने आपको दक्षिण भारत की वो नदियों के बारे में बताया था, या प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियों के बारे में बताया था जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। एक एक नदी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कहाँ से आ रही है, कहाँ गिरती है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन देने लायक होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके पहले जो जितनी भी हमारे भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ हैं और हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आखिरी वीडियो है हमारे भारत की नदियों का, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, फिर यहाँ तक जाएंगे सबसे दक्षिणी बिंदु तक, जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, केप कैमोरियन या कन्याकुमारी, ठीक है। हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ये दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे ऊपर जो आपको नदी दिख रही है ये है लूनी नदी। कौन सी नदी है ये? लूनी नदी है। सबके नाम लिख लेते हैं फिर उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ पे गुजरात में ये लुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ये साबरमती है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। और ये कौन सी नदी है? माही नदी है। ये माही नदी है। और ये आपको नर्मदा दिख ही रही है और ये ताप्ती है नीचे। उसके बाद छोटी छोटी नदियाँ, ये छोटी छोटी हैं, और ये आपकी बड़ी बड़ी नदियाँ इधर हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ये पठार है, इसका जो ढलान है, इसकी जो ढलान है ये इस तरीके से इसकी ढलान है, ऐसे 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 ढलान है ऐसे। तो आप देख रहे हैं जो ढलान है इसकी पूर्व की ओर है, और पश्चिम की ओर इसकी जो ढलान है बहुत तीव्र ढलान है। तो जितनी भी नदियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, वो बताई गई। ऐसे सैकड़ों नदियां यहाँ पे हैं और वो सभी नदियां इतनी तेज से बहती हैं। और यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो झरने का निर्माण करती हैं, वो वाटरफॉल बनाती हैं, ठीक है, जलप्रपात बनाती हैं। और बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं ये। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत में वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अरब सागर में वही नदियाँ आती हैं जो कि आपके इस ढलान के इस कोने से निकल रही हैं, वही आ पाएंगी, और इसलिए वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। मगर आप कह रहे होंगे नर्मदा और तापी जो है यहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ी रेंज है यहाँ पे। तो उसके दोनों ओर बहती हैं, भ्रंश घाटियों में बहती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली की जो ढलान है इस साइड है, इसलिए अदरवाइज ये भी इधर ही जाती, ठीक है। रिफ्ट वैली के कारण इधर बह रही है, रिफ्ट वैली जो भ्रंश घाटी के कारण इधर बहती है। और ये आपकी दिख रही है ये मांडवी नदी है। कौन सी है? मांडवी नदी है, ठीक है, ये मांडवी है। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये जुआरी नदी है। कौन सी है? जुआरी, ठीक है, जुआरी नदी है। और ये आपको जो दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, शरावती नदी है। कौन सी है? शरावती, ठीक है, शरावती नदी। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट नदी है। और उसके नीचे आपको जो दिख रहा है ये गंगावेली नदी है। कौन सी है? गंगावेली नदी है, ठीक है। और ये दो नदियां जो दिख रही है, एक तो आपका पेरियार नदी है और नीचे जो है भरतपुझा नदी है, ठीक है। ये कौन सी है? पेरियार नदी है। और ये कौन सी आपकी नदी है? भरतपुझा, ठीक है, भरतपुझा नदी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी ये है राजस्थान से आती है, याद रखिए राजस्थान में कहाँ से आती है? तो राजस्थान में अजमेर के निकट से निकलती है ये, ठीक है, अजमेर के निकट से। ये हम जानते हैं ये पूरा रेंज यहाँ पे क्या है? ये अरावली पर्वत रेंज है। यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत रेंज से आती है, ये राजस्थान में अजमेर के पास से आती है, याद रखेंगे, ठीक है। और आप ये जानते होंगे अरावली पर्वत जो रेंज है गुजरात से शुरू होकर आपका दिल्ली तक जाता है। गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है ये अरावली पर्वत रेंज। तो उसी से
कहाँ से? राजस्थान में अजमेर के पास से निकलती है लूनी नदी। और लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है, साल्ट रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, लवण नदी या साल्ट रिवर भी कहा जाता है। और यह नदी जो है सांभर झील से होकर गुजरती है, सांभर झील से गुजरती है लूनी नदी। और कहाँ पे? जो गुजरात का ये कच्छ का रण है वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। वहाँ पे क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये वाले बंजर इलाके में ये गायब हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लवण नदी कौन सी, साल्ट रिवर कौन सी है, लूनी नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं पहुंच पाती, कहीं विलुप्त हो जाती है, ऐसे से पूछा जाए तो आप बता सकते हैं लूनी नदी। ठीक, उसके बाद नीचे कौन सी है? ये साबरमती नदी है। कौन सी नदी है? ये साबरमती नदी है। अब ये बताइए ये कहाँ से आती है? तो ये भी राजस्थान से आती है। इसका उद्गम भी कहाँ से है? राजस्थान में उदयपुर जो जिला है वहाँ से है। ठीक है, उदयपुर जिला, ये तो हो गया राजस्थान में उदयपुर जिला। और भी ऑप्शन में आया था तो मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में उदयपुर जिले से मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। और आपको मालूम होना चाहिए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर जो है साबरमती के किनारे बसे हुए हैं। अहमदाबाद तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर याद रखिएगा, साबरमती की नदी किनारे। और ये बाद में चलती हुई कहाँ गिरी है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी है, वहाँ पे आके ये गिर जाती है अरब सागर में। अरब सागर में ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी, वहाँ गिर जाती है। उसके बाद देख रहे हैं ये माही नदी, यू टर्न मारा इसने। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि कर्क रेखा जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन में माही आए तो माही आंसर हो जाएगा। माही कहाँ से निकल रही है भैया? माही मध्य प्रदेश से निकल रही है, MP से निकल रही है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और ये 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान के बाद गुजरात में एंटर करती है। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो माही नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आप लंबी सी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और ये अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, हम भारत की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की। आप कहेंगे सिंधु नदी भी, सिंधु तो है ये हिमालय की रिवर है और ये भारत में ज़्यादातर बहती भी नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी जो सबसे लंबी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। और साउथ इंडिया या ये प्रायद्वीपीय भारत में 3रे नंबर पे आती है इसकी रैंक लंबाई के मामले में। पहला गोदावरी है, दूसरा कृष्णा है, तीसरा नर्मदा रिवर है। तो अब बात आती है नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी जो है वहाँ से निकलती है। अमरकंटक चोटी से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी निकलती है और एक आपका सोन नदी निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक ही जगह से निकलने वाली 2 नदियां जो विपरीत दिशा में बहती हैं वो नर्मदा और सोन है। आपका सोन नदी जो है वो पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात सोन नदी क्या है? ये सहायक नदी है गंगा की। ठीक है भैया, मध्य प्रदेश से निकलती तो है नर्मदा, तो सबसे ज़्यादा जो बहती है वो मध्य प्रदेश में ही बहती है और ये भ्रंश घाटियों में होकर बहती है। नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटियों में होकर बहती है, रिफ्ट वैली। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में आती है, उसके बाद गुजरात में आकर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी आती है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है बहुत थोड़ी सी नर्मदा नदी आती है। तापी फिर भी थोड़ा बहुत आ जाती है, मगर नर्मदा नदी जो है ये महाराष्ट्र में बहुत ही कम बहती है, उसके बॉर्डर के पास से बहुत ही कम बहती है ये। उसके बाद ये गुजरात में जाती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। गुजरात में कहाँ? भड़ोच के पास ये अरब सागर में गिर जाती है, मतलब ये भी खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में या खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और ये भी मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक वाटरफॉल भी है, बहुत पूछा जाता है, धुआंधार। आगे हम देखेंगे, जितने भी वाटरफॉल सब मैं बताऊंगा ही, वैसे मैं थोड़े बता देता हूँ वैसे, ताकि आगे भी और आसानी हो जाएगी। एक वाटरफॉल है जिसका नाम धुआंधार है, धुआंधार
धार वाटरफॉल है वो नर्मदा नदी पर ही बनता है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, जबलपुर के समीप बनता है। कहाँ पे? जबलपुर के समीप ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक है। बैतूल पठार से निकलती है भैया, या बैतूल जिला जो है वहाँ से निकलती है। पहाड़ियाँ कौन सी है? महादेव की पहाड़ियाँ। यहाँ पे महादेव की पहाड़ियाँ, हमने जब पर्वत श्रेणी बताई तो आपको सब बताया था। ये महादेव पहाड़ियों के पास से निकलती है बैतूल जिले से, जो कि सतपुड़ा रेंज में आता है, जो कि सतपुड़ा रेंज में आता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये भी गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है, ठीक है। और सूरत जो है वो ताप्ती या तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, जिसमें ट्रिक की सहायता से जो भी नदियों के किनारे बसे हुए शहर है वो आपको सभी ट्रिक मिल जाएंगी। जो फोल्डर है स्टैटिक जीके ट्रिक्स के नाम से फोल्डर होगा, या जीके ट्रिक नाम से फोल्डर होगा, वहाँ मिल जाएंगी। तो ये आगे दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी के बाद। अब देखिए, अब छोटी छोटी नदियाँ जो आ गई उसके बारे में देखेंगे। अब ये नदियाँ देखिए छोटी छोटी हैं और बहुत तेज़ बहने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अधिक वाटरफॉल मिल जाएंगे, ठीक है। तेज़ी से क्यों बहती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ढलान बहुत तेज़ है। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा उनकी ज़्यादा होगी। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो हाफ mv² होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो v उसका वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे पहले देखिए कौन सी नदी है? मांडवी और जुआरी। ये आपकी गोवा में बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी? मांडवी और जुआरी। जिसमें से जुआरी जो है आपका वो गोवा में से निकलती है और गोवा के तट पर ही जाके अरब सागर में गिर जाती है। मगर जब बात करें मांडवी की तो ये कर्नाटक से आती है और फिर गोवा में एंटर करती है। तो ये गोवा के तट पर ही गिर जाती है अरब सागर में। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के तट पर ही है, मांडवी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। और जुआरी बता दिया हमने कि गोवा से निकलती है, गोवा के तट पर ही बह जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये शरावती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी सबसे पहले ये जान लीजिए कहाँ से आ रही है। शरावती नदी आपका कर्नाटक से आती है और कर्नाटक में ही बह जाती है। जो जोग वाटरफॉल है वो शरावती नदी के कारण ही बनता है। वो कर्नाटक में शरावती नदी के कारण ही बनता है जोग वाटरफॉल। तो ये बहुत बार पूछा जाता है जोग वाटरफॉल के बारे में, तो याद रखेंगे आप। जिसे आप महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या गोरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? गोरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जलप्रपात। उसके बाद उसके नीचे ये नदी दिख रही है आपको, ये गंगावेली नदी है। गंगावेली नदी भी ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के तट पर ही बहती है, तो केवल कर्नाटक में बहती है। गंगावेली नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए पेरियार नदी और भरतपुझा नदी। पेरियार और भरतपुझा नदी जो है वो केरल के तट पर गिरती हैं, जिसमें से पेरियार नदी जो है वो केरल से आ रही है और केरल में ही बहती है पेरियार नदी। और जब बात करें भरतपुझा नदी की तो ये थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु के बॉर्डर से आती है, तो ये तमिलनाडु बोल दिया जाता है, तमिलनाडु से आती है। और उसके बाद केरल में ये जो है आकर अरब सागर में गिर जाती है। तो पेरियार और भरतपुझा केरल के में आकर ये अरब सागर में आकर गिर जाती है, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे अन्नामलाई है, यहाँ वाई शेप बनता है ना, हमने बताया था हिमालय में। ये अन्नामलाई है ऊपर वाला, और ये आपका है पालनी की पहाड़ियाँ, और नीचे क्या है आपका इलायची पहाड़ियाँ या कार्डुमम या इलायची की पहाड़ियाँ एक ही हैं, वही हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। और ये आपका क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों के ये दक्षिणी सिरे से आती है ये, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि सबसे ज़्यादा वाटरफॉल कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पे। क्यों? वाटर तेज़ी से आता है और ऊंचाई से आता है। यहाँ पे देखिए कितना वो ढलान है। तो सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पैदा की जा सकती होगी? यहीं पे। वाटर जो है टरबाइन यहाँ बड़े बड़े लगा कर पानी गिरेगा, पानी की सहायता से इसका वो मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी टरबाइन की सहायता से। तो बिजली पैदा करने में सहायता होगी। क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में अब तक जो है सबसे आसान जो तरीका है कम लागत का से बिजली पैदा करने का, वो यही है वाटर की सहायता से, ठीक है। क्योंकि पानी आएगा, फ्री का आ रहा पानी, और उसकी सहायता से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, वो घूम रहा है।
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो दोस्तों ये था हमारे भारत की नदियाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे की वीडियो देखना ना भूलिएगा, जिसमें हो सकेगा तो हम आपको भारत की जो झील है उनके बारे में बताएंगे या वाटरफॉल के बारे में बता देंगे। देखिएगा कौन सा वीडियो होगा, जो अच्छा लगेगा मैं वो डालूंगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो दोस्त आपके जो हैं मित्र वो भी इसका लाभ उठा सकें। कम से कम कमेंट तो ज़रूर करके प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं हम आपको हमारे। तो हम आप सबको अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मगर जो स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।